नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आइए, स्वागत करते हैं स्क्रीन के दूसरे हिस्से में। शिवम चौधरी ऑफिशियल चैनल का नाम है और शिवम चौधरी जी। शिवम जी, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत नमस्कार। जी, धन्यवाद। दर्शकों, आज ज़रा बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर सामान्यतः बहुत कम बात होती है और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे विमर्श के प्लेटफॉर्म्स पे तो बेहद कम बात होती है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि 2014 से इस देश में एक सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। जब मैं सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं तो आखिर वो कौन से संस्कार हैं जो बदले? अगर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार को मिले मैंडेट को देखें, 2019 में उसको और बढ़ते हुए देखें, 240 के बावजूद 2024 में भी उस बड़े मैंडेट को देखें जिसने तीसरी बार सरकार बनवाई, और हाल के बिहार चुनाव में देखें, तो ये साफ दिखाई देता है कि जातिवादी राजनीति का क्षरण हुआ है, क्षेत्रवादी राजनीति का क्षरण हुआ है और देश देश के मुद्दे पे यानी राष्ट्रवादी धारा की तरफ आगे बढ़ते हुए अपना मत दे रहा है। हरियाणा का चुनाव आप देखिए, हरियाणा के चुनाव में क्या स्थिति थी, और उसी के साथ वेस्ट यूपी। मैं बात कर रहा हूं भारत में जाट राजनीति की। जाट राजनीति को अगर आप हरियाणा में देखिएगा तो शुरू से जो इनके पॉलिटिकल आइकॉन रहे वो भारतीय जनता पार्टी, या उससे पहले भी मैं कह दूं संघ, उसके खिलाफ वाले विचारधारा में रहे। देवीलाल जी को उठा लीजिए, कांग्रेस के हुड्डा परिवार को उठा लीजिए, उससे पहले भी कांग्रेस के और भी जो जाट आइकॉन रहे हैं हरियाणा में, और वहीं से ये धारणा पैदा हुई, या एक तरह से एक विजन, परसेप्शन ये क्रिएट हो गया कि साहब जाट मतदाता वो भाजपा के खिलाफ होता है, एनडीए के खिलाफ होता है। लेकिन 2014 के बाद ये संस्कार, ये संस्कृति बदली है, क्योंकि तब इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिल सकता था, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में एक बड़ा भ्रम है कि साहब ये जो मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ये इलाके जाट लैंड है। नहीं साहब, दरअसल ब्रज का क्षेत्र है, आगरा, मथुरा और ये सारे क्षेत्र हैं। वहां पर अगर नंबर्स की बात करें तो जाट मतदाता सबसे ज्यादा हैं, जाट बिरादरी सबसे ज्यादा है। कृषक के रूप में जाना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल किसानी ही करते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत निकल के आते हैं वहीं से, जिनकी संतति राकेश टिकैत हैं। लेकिन कुल मिला के हमेशा ऐसा लगता है कि जाट राजनीति या जाट मतदाता राष्ट्रवादी राजनीति के खिलाफ हैं, और राष्ट्रवादी राजनीति जब मैं कहता हूं तो भाजपा के खिलाफ। शिवम चौधरी जी एक युवा के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में खुद उसी वर्ग से आते हैं और मनोस्थिति, भूगोल, इतिहास, उसके साथ राजनीति, ये जाट बिरादरी की बड़े अच्छे से समझते हैं। आइए थोड़ी देर इस पर बात करते हैं कि क्या यह भी परसेप्शन गलत है, कितना सही है, या अगर ये परसेप्शन सही है तो क्या इसमें बदलाव हो रहा है? शिवम जी प्लीज। जी। अवनीश जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मुजफ्फरनगर का था। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उस सचिन और गौरव का था जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बदल गया। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, पूरी एक तरीके से कह सकता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री को वो 10-20 जो वो सीटें कम मिल जाती ना, 2000 250 260 के आसपास आते, वो जो तो 272 का मैजिक आंकड़ा पार किया, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो वो 72 का आंकड़ा छुआ था, उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। और उसमें जाट जिस तरीके से खुल के निकल कर आया, उसने माहौल बनाया, उसने ये तय किया कि इस जो सांप्रदायिक माहौल चल रहा था उस समय का, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल था, उस बेड़ी को तोड़ा। उन्होंने अपने जो पारंपरिक नेता थे, चरण सिंह का जो परिवार था, चौधरी चरण सिंह जी का परिवार था, अजीत सिंह थे, उनको चुनाव हराया, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उन्हें विजन दिख रहा था। तो आपने कहा राष्ट्रवादी राजनीति के खिलाफ चलते हैं,
उन्हें अगर कहीं विजन दिखे, उन्हें कोई लगे कि ये व्यक्ति सही रास्ते पर ले जा सकता है, ये सही विजन है, तो उसके साथ जाने में कहीं कोई कोताही नहीं है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका, आप ये बताइए, आपने चौधरी चरण सिंह के बेटे को हराया, पोते को हराया एक ही चुनाव में, अगले चुनाव में फिर अजीत सिंह को हराया। तो आपने कहा राष्ट्रवादी राजनीति का विरोध किया, वो तो सबसे बड़े आइकन थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पहले मैं बात कर लेता हूं, इसलिए मैं कहता हूं, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो किसी विरोध में है। देखिए, आप जाट को आप खाली नहीं छोड़ सकते, आप उसे किसी काम पे लगाए रखिए। आपने खाली छोड़ा, वो आपका सिर दर्द करेगा। आप उसे काम पे लगाओ और वो आपसे आगे बढ़कर आपसे ज्यादा बेहतर करके दिखाएगा रिजल्ट। 2014 में हुआ। अब मोदी जी ने क्या किया, मतलब अब भाजपा की कह सकते हैं कि थोड़ा सा ढीला हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। आपने 2022 में थोड़ा सा कर दिया तो वो दूसरी तरफ चले गए। लेकिन वापस से वो उसी तरीके से, मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो मैं पूरी उससे कह सकता हूँ कि और युवा, आप जाइए बागपत, वो बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो प्रॉपर जाट है, जहां कुल बहुमत में है जाट, वहां पर आप बीजेपी की आपने 2 बार सांसद देखा, 2019 में भी देखा, उससे पहले 2014 में भी देखा, और 2024 में भी अब एनडीए का ही सांसद है, और वो चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है, और वहां एक तरफा वोट जाता है। तो ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा सा, अब लोग उसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। और दूसरी चीज, जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके लिए 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला, गन्ना, क्योंकि वो खेती किसानी से जुड़ा है। आप गन्ने के ऊपर बात कीजिए, जाट आपके साथ खड़ा है। आप सेना पुलिस इसकी बात कीजिए, जाट आपके साथ खड़ा है। अब वो चीजें जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, तब तक निश्चित तौर पर देखिए, हर जाति हो, समाज हो, कोई भी लोग हो, उसकी एक एस्पिरेशन होती है, और वो एस्पिरेशन होती है वो किस कल्चर से निकल के आया है, उस हिसाब से वो अपना भविष्य देखता है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले लगभग 6-7 साल में गन्ने के ऊपर 85 रुपए बढ़े। इतना किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं बढ़ाया। तो अब वो उसका रिजल्ट आपको अगले चुनाव में दिखाई देगा। दूसरी चीज, सुरक्षा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप समझ नहीं सकते। मैं कह रहा हूं, आप गन्ने का रेट 500 रुपए कर दीजिए 400 की जगह। आप बाहर निकले और आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो जाए, आपकी बहन बेटियों को छेड़ दिया जाए, आप सहन करेंगे उस चीज को? और वो चीज ये समझते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ हो, और आपको ये लगता है कि जाट विरोध में है, इतना हल्ला मचता है, सब कुछ है। ये हल्ला मचाने वाला एक तंत्र होता है, जैसे टिकैत है, या कुछ लोग हैं जिनके हित जुड़े होते हैं, वो वोकल होते हैं। लेकिन जब एक साइलेंट वोटर होता है ना, वो वोट डालने के लिए जब बूथ के अंदर जाता है, वो कहीं नोट नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर कम से कम बात करें, तो युवाओं में भी कम से कम 50% की फूट है। और अब तो वही पूरा का पूरा परिवार एनडीए के साथ आ गया है, जिसके पीछे लामबंद होता है जाट परिवार। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम से कम 2027 में अखिलेश यादव के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है। शायद इसीलिए मायावती अब मेहनत कर रही है, कि क्योंकि अकेले मुसलमान वोट के माध्यम से अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते, तो मायावती को वो ऑप्शन लगता है। इसलिए अब वो आपको रिवाइवल के मूड में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है कि ये मौका है, अखिलेश यादव अकेला रह जाएगा, मुझे खड़ा। जी। जी, बिल्कुल। और इस हिसाब से एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था। एक कोई यूट्यूबर थे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी एक गाँव में गए, और जैसे कि वो पंचायत होती है, बैठकी, चारपाइयाँ लगी हुई थीं, और कुछ कुर्सियाँ भी पड़ी थी, कुछ 7, 8, 10 ताऊ लोग बैठे हुए थे, हुक्का भी प्रॉपर जल रहा था, सब कुछ। एसआईआर को लेके उस बंदे ने सवाल किया कि एसआईआर कैसा हो रहा है? ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ताऊ ने कहा बिल्कुल ठीक हो रहा है। और फिर ताऊ ने आगे जो बात कही, उन्होंने कहा देखो, मैं बता रहा हूँ क्यों सही हो रहा है। बोले हमारे गाँव में 4400 वोट हैं, 4400। बोले हम नीचे का पसीना ऊपर कर लेते हैं, फिर भी 2200 वोट पोल होते हैं। बोले हमारे गाँव में कोई रोहिंग्या भी ना रह रहा, कोई बांग्लादेशी भी ना रह रहे, तो फिर ये 2200 वोट ही क्यों पोल होते हैं? फिर बताया, कारण भी बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इनमें से तो बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो अब नहीं रहे, उनके भी नाम चल रहे हैं। दूसरा, हमारे गांव के बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे उद्यमी हैं, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लायक बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत किया, कमाया, और बाहर घर बनाया, अच्छा कमा खा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां घर बना लिए और वहां अपना मतदान करते हैं। वो यहाँ आते ही नहीं, लेकिन नाम चल रहे हैं। तो बोले अगर ये कम हो जाए और सही सही बन जाए,
तो फिर हम तो 100% पोलिंग करा लें। तो ये एक एसआईआर के बहाने जो एक भावना निकली, तो मुझे समझ में आया कि वोटर कितना जागरूक है, ये बिहार में भी हम लोगों ने देखा एसआईआर में। और दूसरा विपक्ष में देखिए, मैं चलिए राहुल गांधी को एक बार किनारे छोड़ देता हूँ, हम लोग एक अलग पैटर्न की आज बात कर रहे हैं, खास समुदाय को आगे रख के, जाट बिरादरी को आगे रख के, और फिर उत्तर प्रदेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा बीच-बीच में हरियाणा भी जाएँगे ही, राजस्थान भी जाएँगे हम लोग, निश्चित तौर पर, जब एक जाट पॉलिटिक्स की बात हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव आप देखो क्या है, अखिलेश यादव एसआईआर को लेके फिर उसी तरह रो रहे हैं, जो तेजस्वी रो के वहाँ पछता रहे हैं, नहीं पछता रहा है, आई डोंट नो। लेकिन एक बात तो सही है कि एसआईआर से जो शुद्धिकरण हुआ है, और हरियाणा ने जो नज़ीर पेश किया, एक पूरी नकारात्मकता जो 13-14 महीने बॉर्डर्स पे पंजाब और दिल्ली, हरियाणा के बॉर्डर पे चलती रही किसान आंदोलन के नाम पर, अचानक हरियाणा ने ये दिखा दिया। भाई चाहते तो यही थे कि हरियाणा में सरकार बन जाए और फिर पंजाब से होता हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर आके हंगामा वो मचाए। पंजाब ने एक तरह से कहते हैं इस पूरे को, जो उनका दिवा स्वप्न था, उसकी नसबंदी कर दी। कह दिया नहीं, चलो हटो, और नहीं तो और लट्ठ लेके उतर गए कि निकल जाओ। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि क्लीन स्वीप के बावजूद भी हुड्डा के साथ उनका समाज इंटैक्ट रहा, या उसमें भी टूटन हुई है हरियाणा में? और यही चीज आप तो यहाँ साबित कर दिए, क्योंकि चरण सिंह जी की जो पूरी लेगेसी थी, आज वो सारा का सारा खेमा इधर है। तो क्या वाकई में ये जाट राजनीति का बदलाव है, या नरेंद्र मोदी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से है, और ये तात्कालिक है, फिर घर को लौट जाएगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जाट राजनीति में निश्चित तौर पर बदलाव है, पुराने वाला सिस्टम तो नहीं चलेगा। देखिए, एक युवा है, उसका एस्पिरेशन है, वो नहीं चाहता कि वो गन्ने के खेत में ही खड़ा रहे, बस उसकी लड़ाई ये रहे कि भैया 400 का भाव हो गया, 380 का हो गया, और यूनियन की कहीं धरना प्रदर्शन है, कहीं एसडीओ के ऑफिस के ऊपर है या टोल के ऊपर है, वो उसमें नहीं बंधना चाहता। उसको चाहिए कि भैया मेरे लिए ऑप्शन हो। वो अब व्यापारी भी बन रहा है। जाट बड़े खुल के व्यापार कर रहे हैं, सिर्फ फौज और खेल तक सीमित नहीं है। हर फील्ड में जाकर वो भाई आईटी के सेक्टर से लेकर और राजनीति तक हर जगह अपने आप को वो असर्ट कर रहे हैं, अपनी बात को आगे रख रहे हैं। तो वो जाति का जो बंधन है ना, जो जाति का टैग है, जब वो युवा किसी शहर में जाता है तो उसे समझ आता है यार यहाँ पे मैं जाट हूं तो ठीक है, ठीक है, वो गांव तक ठीक था, यहाँ पे उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी आइडेंटिटी उसका काम है। और फिर उसी सोच को लेकर जब वो गांव में वापस जाता है तो वहां पर वो बताता है कि भैया अब समय बदल गया है। इसीलिए मैंने आपको बागपत वाला उदाहरण दिया, जो इनका बिल्कुल बेल्ट है। वहां पर जिस तरीके से सड़कें पहुंची, सड़कें नहीं होती थी। छपरोली विधानसभा से जीत कर आते थे चौधरी चरण सिंह जी, वहां सड़कें नहीं थी, मतलब इतने गहरे गड्ढे थे, बसें उतर जाती थी नीचे गड्ढे के अंदर। जब वो चीजें वहां पहुंची तो वो उन्होंने भी देखा ना भैया कब तक इनके पीछे चलेंगे। तो वो चीजें निश्चित तौर पर बदलती है। वही बात हरियाणा में। हरियाणा में अगर आप 48-50 की सीट की संख्या लेकर आते हैं, उस हरियाणा में जहां 27% वोट बैंक एक खास जाति का है, और आप उसके तथाकथित विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, जब तक उसके अंदर टूट नहीं होगी आप 48 से 50 सीट नहीं ला सकते, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकते। 27% बहुत बड़ा है। एक बात बताइए, 38-40% पे तो बहुमत की सरकारें बन जाती है। अभी कितना 38-40% आया है बिहार में, खेल क्या हो गया। आप सोचिए 27% में आप कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो समय का परिवर्तन, अब हुड्डा साहब हैं, और मान लीजिए आप विरोध में भी लड़े, आप मात्र एक वोट बैंक पकड़कर कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती, यही अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं। वही एम वाई समीकरण जो बात हुई तेजस्वी यादव के साथ, वो नहीं हुआ। उसमें आपने एम वाई में कहीं ना कहीं सेंध लगाई, एम में उसने लगा दी, ओवैसी ने। यही अखिलेश यादव के साथ है, वो भी एम वाई के साथ नहीं चल सकते। तो 27% वोट बैंक जो आपने बात कही, उस समय की बात अलग थी, स्प्लिट हो जाता था भैया। आप लोक दल अलग लड़ता था, कांग्रेस अलग लड़ती थी, फिर बसपा भी वहां कुछ आ जाती थी, तो एक ट्राइंगुलर फाइट हो जाती थी। जब से वहां दोहरा हुआ कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और आपने एक बेहतर ऑल्टरनेट दिया, भैया अब तक ऑल्टरनेट थे कहां? आप मुझे बताइए ऑल्टरनेट थे कहां, आपने क्या ऑल्टरनेट दिया? मुलायम सिंह ऑल्टरनेटिव थे, बहन जी ऑल्टरनेटिव थी, क्या विजन था उनका? मुलायम सिंह के बेटे का विजन हमने 2013 में इसी मुजफ्फरनगर के अंदर देखा। उन्हीं मुलायम सिंह का ऑल्टरनेट हमने, और 2012 से लेकर 17 तक, भैया मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, क्या नहीं हुआ? मुजफ्फरनगर के दंगे में 3,000 जाट के लड़कों के नाम लिखवाए गए, जो अपनी नौकरी पे था उसका भी नाम लिखवाया गया।
तो क्या वो जाट समाज ये नहीं देखता कि हमारे साथ क्या हुआ था, कौन लोग खड़े थे, कौन नहीं खड़े थे? वही हरियाणा में देखिए, जाट आरक्षण के नाम पर किस तरीके से दंगा हुआ, और उसके बाद उन्हीं लोगों के परिवार किस तरीके से खराब हो गए। उन्हें नहीं दिखाई दिया कि इस जातिवादी राजनीति से हमारे लिए क्या रिजल्ट है। इसीलिए दोनों जगह, और राजस्थान में भी, और भैया जाटों के लिए तो मशहूर है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जाट वो कौम है कि अगर दिल्ली को घेर ले तो दिल्ली को सुरक्षित भी ये रखे हुए हैं। जाट उस जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और बात कही आपने किसान आंदोलन की, देखिए किसान आंदोलन उस रात खत्म हो जाता जिस रात टिकैत रोया था। अब मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि वो क्यों वापस से किसान आंदोलन बना रहा, क्यों योगी आदित्यनाथ की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाए, मैं उस बात पे नहीं जा रहा। उस दिन खत्म हो जाता। उसके बाद क्या हुआ कि खासकर टिकैत की जो खाप है, जो बालियान खाप है, देखो जाटों में तो देखिए कोई भी हमारे घर का बड़ा है, कुछ भी है, अगर वो रहेगा एक भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टाइम के लिए वो ज्वार आता ही है। तो खासकर जो उनकी खाप थी, जो सबसे बड़ी खाप है बालियान खाप, उसका एक बड़ा वर्ग वहां पर जाकर बैठ गया। और जब आपके पास पीछे पैसे का सपोर्ट हो और 100-200 लोग भी खड़े हों, और जो सरकारी तंत्र है उन्हें हटाने के लिए तैयार ना हो, तो निश्चित तौर पर वो आंदोलन बड़ा लगता है, हो या ना हो। और उसके बाद उसके ऊपर बिल्डअप 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 होता जो चला गया, वो एक स्नोबॉल इफेक्ट था, वो एक अलग चीज थी। लेकिन अगर उसी दिन डंडा चला दिया होता और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने वो काम कर दिया होता, तो ये तो चलता ही ना। ये तो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड था सब कुछ। और उसके बाद भी सरकार ने इतना सम्मान रखा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर और सब चीजों के नाम पर कि नहीं ठीक है, आपकी बात मान ली है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे हट गई। वो भी एक बड़ा दिल दिखाया। और फिर भी लोग मोदी को डिक्टेटर कहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कहां से वो डिक्टेटरशिप दिखाई देती है। तो अगर ठीक बात। इस मतलब अगर 500 200 400 लोगों के दबाव में भी या उनकी बात को रखते हुए भी पीछे हट रहा है मोदी, तो मुझे तो कम से कम डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई। ठीक बात। अच्छा, एक एंगल और जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, और हमेशा बातें जो हैं इससे आगे बढ़ती हैं। जब हम ये कहते हैं कि 2014 से जो एक नए तरह की राजनीति भारत में आई तो उसने जातिवाद को पीछे रख दिया, लोगों ने भी रख दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार भी, या जो नरेंद्र मोदी वाली और अमित शाह वाली भाजपा है, आप उसमें भी देखिए, ये तय माना जाता था, ब्रह्मा की लकीर मानी जाती थी कि हरियाणा में पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री जाठी बनेगा। इस मिथक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। खट्टर साहब के बाद सैनी साहब। तो इस तोड़ने वाली जो मिथक हैं, इस मिथक को जो तोड़ने वाला काम है, उस परंपरा को क्या मजबूरी में एक्सेप्ट किया या उसको विलिंगली एक्सेप्ट किया? क्योंकि दोबारा सरकार बनाई। और अगर मैं किसी से दावे से पूछता हूं कि जाट अगर इतना ही जातिवादी है, तो भैया आपने जाट मुख्यमंत्री नहीं दिया और फिर भी आपको दूसरा टर्म दिया। तो ये कैसा चमत्कार है? एक तरफ परसेप्शन कि बड़ा जातिवादी होता है, और दूसरी तरफ ये उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। आज के समय में अगर आप बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, उनके समर्थन में सबसे मुखर रूप पर आपको कोई दिखाई देगा, वो जाट खड़ा दिखाई देगा। योगी जाट तो नहीं है, मोदी भी जाट नहीं है, क्यों सपोर्ट करता है? सीधा कहा ना, परफॉर्मेंस। आप करके दिखाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, सिंपल इतना है। दूसरी बात, आपने खट्टर की बात करी या उनकी बात करी, अब नायब सिंह सैनी की बात। सीधा बात है कि भैया आप यहां पर एक बेहतर सुशासन दीजिए। एक बात बताइए, अब खर्ची पर्ची पे तो वहां पे अब नौकरियां नहीं मिलती, मेरिट पे मिलती हैं। तो वो तो आपको दिखाई दे रहा है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वही आपको दिखाई दे रहा है। आप राजस्थान में चले जाइए, वहां भी दिखाई देगा। देखिए वो जिस तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से मनोभाव को तैयार किया हुआ था, एक पूरा, जिन लोगों की दुकान चल रही थी, मान लीजिए मैं महेंद्र सिंह टिकैत की तो नहीं बात करता, लेकिन उनके बेटों ने जिस तरीके से उस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड किया, वो जिस तरीके से एक मुस्लिम समाज में एक मौलाना होता है ना, वो डराता है कि भैया ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ रहो। ये वही लोग थे जो ये कहते थे भाई तुम्हारी चौधराहट खत्म हो जाएगी अगर तुम इनके साथ चले जाओगे, तो बनिए बामनों की पार्टी। उन्हीं ने उपराष्ट्रपति भी दिया, उन्हीं ने राज्यपाल भी दिए, उन्हीं ने मंत्री भी दिए। ठीक है, चुनाव में हार गए वो अलग चीज है। उन्हीं ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया।
उसी सरकार ने लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा। तो भैया चौधराहट कहाँ चली गई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और अब आने वाले समय में जिस तरीके से डायनामिक्स चेंज हो रही है, पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, समाज चेंज हो रहा है, उसी तरीके से समाज भी अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है। आप ये मान कर चलिए, अब तो ये राकेश टिकैत बहुत बड़े नेता बन गए। ये टोल पे और डीएम ऑफिस में, तहसील में धरना देने के अलावा इतना ही रह गया था। ये तो किसान आंदोलन ने दोबारा से रिवाइव कर दिया। और ये बताइए, यही लोग उसी जाट समाज को लेकर हिम्मत है जाके लखनऊ में कर दें कुछ? वहां तो कोई जाट नहीं जाता, क्योंकि उन्हें पता है वहां पे परफॉर्म करने वाला व्यक्ति बैठा है, वो बढ़िया काम कर रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। समझने की बात यह है, हम जिस लेंस से देख रहे हैं, हम आज भी 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने लेंस से देख रहे हैं इस समाज को। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक आप इस समाज के बीच में नहीं आएंगे, आप यहाँ पर जिस तरीके से लोग परफॉर्म करते हैं, मैं तो अपने आसपास देखता हूँ ना, लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए। एयरफोर्स पायलट से लेकर और बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट तक लोग बैठे हैं जाट समाज से। अब वो इन बिल्कुल। चीजों में पढ़ते नहीं है, थोड़े बहुत लोग रह गए हैं, उन्हीं को लेकर ये करते रहते हैं। और क्योंकि ये वोकल समाज है, कोई और समाज है वो बोलता नहीं है। मान लीजिए यादव है, जाट है, ये बोलते हैं, तो आपको लगता है यार माहौल तो ऐसा ही है। 2022 को उदाहरण लीजिए ना, जाट और मुसलमान सबसे ज्यादा बोल रहा था। अरे भैया आ गए, भैया आ गए, अखिलेश यादव ने भी सोच लिया मैं मुख्यमंत्री हो गया। उधर वो भी बोलने लगा, उसका बेटा कौन था वो बदमाश, इसी दम पर कि भैया भैया की सरकार आ रही है, अब तो डीएमओ को हम हटाना शुरू कर देंगे। पूरा माहौल तैयार हो गया था। पूरा उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लगा था भैया क्लीन स्वीप है। जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ? जो 87 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कहां गई समाजवादी पार्टी की आदत? बिल्कुल। तो वो जो वोकल है, जो बोल रहा है माइक पर, उस पर मत जाइए। जब वो बूथ के अंदर जाता है, जाटों में भी तो महिलाएं हैं, वो 50% महिलाएं भी तो देखती होंगी हमारी सुरक्षा कैसे हुई है। वो भी सही तो बात। देखती होगी, मेरे घर में सिलेंडर आया है, मेरे घर में राशन आ रहा है, मेरी बेटी बाहर पढ़ने जाती है, सुरक्षा के साथ जाती है, वो जाट समाज की महिला भी तो देखती होगी। कैसे वो जाट का पुरुष ही देखता है। और वो पुरुष भी देखता होगा कि गन्ने पे 85 रुपए बढ़ गए हैं। पहले 30 रुपए, 40 रुपए बढ़े थे पुरानी सरकारों में। सब कहते हैं मायावती ने 40 रुपए बढ़ाए थे। मायावती ने सारी मीलें बेच दी थी, 3-3, 4-4 साल में पेमेंट होता था। अब तो भैया 15 दिन में होता है, बल्कि एक मील तो ऐसी है, आज गन्ना डाल के आओ, कल तुम्हारे खाते में पैसा आएगा। 6 साल का लेट और 24 घंटे में पेमेंट। आप समझिए क्या ट्रांजिशन हुआ। निश्चित, मैं बार निश्चित। बार गन्ने वाली बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि गन्ना आधारित बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नहीं, पूरा मैं का जानता पूरी हूँ। अर्थव्यवस्था उसी पे डिपेंडेंट है। और दर्शकों जो जाट कम्युनिटी को नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एक गजब का सांस्कृतिक चलन है। अपने ताऊ से मजाक, वो नाती पोता गजब करता है, वो रिलेशन भी गजब है। और उसमें क्या शानदार कम्युनिकेशन होता है। वो कम्युनिकेशन जो एक तरह से कहते हैं ना पीढ़ियों के गैप का कम्युनिकेशन गैप, वो खत्म हो जाता है। तो इतनी खुली, इतनी वोकल, सांस्कृतिक रूप से इतने रिच और मेहनतकश तो है ही हैं। किताबों से भी कोई पीछे नहीं, शक्ति से भी कोई पीछे नहीं, राजनैतिक समझ से भी कोई पीछे नहीं। इसलिए अगर उनके काम की बात होगी, डिलीवरी वाली सरकार होगी। जी, 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 शिवम प्लीज़ अनम्यूट कर लें। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिकेशन ऐसा होता है। मैं तो कहीं मतलब जब गाँवों में जाऊँ तो देखिए, मेरा तो ज्यादातर परवरिश शहरों में हुई है, लेकिन गाँव में जब बिल्कुल देहात में आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए सम्मान भी उतना ही है। अगर खाट पे बड़े बूढ़े बैठे हैं, वो बैठेगा ही नहीं, वहां खड़ा भी नहीं होगा। कि कुछ भी कहेंगे आप उसे, वो उसका जवाब भी नहीं देगा। ये पता होता है कि भैया मेरे बड़े गलत है, वो जवाब भी नहीं देगा। वो स्थिति है। और बिल्कुल। आपने बात की जातिवाद की, देखिए इसी कम्युनिटी से गोकुल जाट आता है, जिसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसी वाह! से हाँ, शानदार सूरजमल, इतिहास रहा सर। एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो जातिवाद में देखिए, तो पॉलिटिक्स ही उस तरीके से हो गई। पॉलिटिक्स ही आपने उस तरीके से रच दिया कि हर कम्युनिटी को एक फ्रेम में कर दिया। जाट कम्युनिटी के बिल्कुल। लिए, जाट मतलब एंड में बस एक ही लाइन कहूंगा, बहुत ही प्राउड फील करती है कम्युनिटी अपने ऊपर, उस प्राउड को लेकर चलती है। उसे आप मत छेड़िए, ठीक है? उसके बाद इतना सीधा है ना, आप उससे कुछ भी करा लीजिए, वो आपको करके देगा। जी। बिल्कुल ठीक बात है शिवम जी। और दर्शकों मुझे लग रहा है कि एक एकदम नए फ्लेवर की बातचीत से आपको पता होगा या पता लगा होगा कि किस तरीके से भारत बदल रहा है, भारत की राजनीति बदल रही है, राजनीतिक शैली बदल रही है, प्रायोरिटीज बदल रही हैं, चाहे वो भाषा के नाम पर हो,
चाहे वो क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो। इसे कहते हैं नेशन फर्स्ट की राजनीति। दूसरी तरफ विपक्ष का हाल देखिए, पत्रकारों की जात पूछी जाती है, कॉर्पोरेट में कितने कास्ट के कौन लोग हैं, ये पूछा जाता है। यहाँ तक कि शर्मनाक तरीके से सेना में भी रिजर्वेशन की बात की जाती है। तो ये दोनों का मैच कहाँ होगा? उम्मीद है दर्शकों, शिवम के साथ आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। शिवम को आप कई चैनलों पर देखते हैं और अब हम पूरा प्रयास करेंगे कि शिवम प्रारब्ध पर भी रेगुलर रहें, क्योंकि इस उम्र में इतनी विराट और इतनी समृद्ध राजनैतिक समझ बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए शिवम, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। जैसे आप प्रारब्ध को स्नेह दे रहे हैं, वैसे ही शिवम के चैनल शिवम चौधरी ऑफिशियल को भी स्नेह दीजिए। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि आपके चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दें, वहाँ भी जाएँ, अच्छी चर्चाएँ होती हैं, अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर किया कीजिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए। मुझे यानी अवनीश और शिवम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।